ले है। अच्छा I2 कम कर रहा है। अच्छा फिर तो इसका मतलब ये कोई फ्लक्स के चेंज में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, हेंस I2 में एग्जिस्ट, हेंस I2 में एग्जिस्ट। अरे तो I2 का तो कंट्रीब्यूशन नेट जीरो है ना फ्लक्स के चेंज में, तो बढ़िया है, तो हेंस इट कैन एग्जिस्ट। ये आंसर देख के बनाया है ना सब कुछ, ये आंसर देख के बनाया हुआ लॉजिक है ना। एक बार आंसर बता दो फिर लॉजिक की तो फैक्ट्री अपनी बता दो पहुंचना कहाँ है आप लोगों के। इसके दो जेन्युइन सॉल्यूशन हो सकते हैं। जेन्युइन सॉल्यूशन नंबर 1, चूंकि हमको कुछ बताया ही नहीं है किस तरह के रीजन में रखा हुआ है ये, तो अपन अज्यूम कर लेते हैं कि ये एक सोलेनॉइड के ठीक बीचों बीच रखा हुआ है। उसके लिए भी आंसर वही आना चाहिए जो किसी और के लिए आता, हेंस I2 इज इक्वल टू 0 प्रूफ्ड। अरे जब दे नहीं रखा किसी रीजन में रखा हो तो रीजन में मान सकता हूं। अरे आप लोगों के लेवल का सॉल्यूशन दे रहा हूं यार, घटिया वाला, इसका बहुत खतरनाक तमीज से मैथमेटिकल सॉल्यूशन है, वो ही दे दूंगा। जब रीजन दे ही नहीं रखा तो मैं रीजन अपनी मर्जी का चूज कर सकता हूं ना। तो इसको सोलेनॉइड के बीच में रख दिया मैंने, तो सेंटर कोइंसाइडिंग। अब तो पक्का यहां पे 0 प्रूव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां कोई ईएमएफ आएगा नहीं, यहां से यहां कोई ड्रॉप होना नहीं है। अब आप लिख के देख लो। अरे यहां बैटरी नहीं बनेगी तो 0 ही आना पड़ेगा। ठीक है, अब घनघोर वाले सॉल्यूशन पे आता हूं मैं। नहीं समझ में आया पेपर? मेरे सॉल्यूशन में किसी को कोई काउंटर? इफ नथिंग इज स्पेसिफाइड आई कैन चूज अ केस। करो ना सॉल्व। मान लो सेंटर पे रखा हुआ है, यहां बैटरी 0 हो गई। अच्छा ईएमएफ 0 क्या आएगा? सारी फील्ड लाइंस ऐसे जा रही होंगी, अब तो ईएमएफ 0 हो गया। अब सॉल्व कर लो लिख के, यहां पे E1 E2, यहां करंट पक्का 0 आना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्चुअल सॉल्यूशन। E1 क्या घट रही है बढ़ रही है? अंदर है और घट रही है। ठीक है, फर्क नहीं पड़ रहा वैसे मुझे तो। अपन क्या हिम्मत नहीं करते वेरिएबल लिखने की, हमें लगता है वेरिएबल ज्यादा लिख दिया तो मारे गए तो क्या होगा, फिर बचेंगे कैसे। ये माना, अब यहां का रेजिस्टेंस R, तो यहां का भी R और यहां का R डैश, राइट। E1 प्लस E2 वुड बी इक्वल टू E3 माइनस E2। नेट ईएमएफ इस लूप का और इस लूप का सेम आएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम होगी, एरिया एरिया सब सेम है, फील्ड यूनिफॉर्म है। ठीक है यहां तक? एक ये हो जाएगी इक्वेशन, राइट। आप चाहें तो इसको I3 की जगह वो उसकी टर्म्स में लिख दूं क्या? जबरदस्ती नहीं तो एक और इक्वेशन लिखनी पड़ेगी।
ठीक है कि नहीं, I1 माइनस I2 लिख दो KVL। यही होगा, I1 की वैल्यू ऊपर से नीचे सब्स्टिट्यूट करो, या फिर E3 माइनस E2 और E1 प्लस E2 ऊपर है वहां रख दो, ज़्यादा इजी पड़ेगा। तो E1 प्लस E2 कितना हो गया, माइनस I1 माइनस I2 R डैश, यही होगा। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस I1 R, E3 माइनस E2 के लिए लिखनी है ना मेरे को, कुछ गड़बड़ है, एक मिनट। E1 प्लस E2 के लिए लिखूंगा तो प्लस प्लस आएगा, सॉरी, और साथ में R आएगा, राइट। और इधर क्या आ रहा है, E3 माइनस E2 की जगह I1 R माइनस I2 R प्लस R डैश। I2 को इकट्ठा कर लो एक साथ, हेंस प्रूव्ड I2 इज इक्वल टू 0। हाँ, इसका और पार्ट्स में मुझे एक छोटी सी चीज बात करनी थी, बस एरिया वेक्टर के बारे में मुझे समझाना था, ठीक है। ये ऐसा कुछ दे रखा है इसमें, राइट। मेरे पास कुछ ज्योमेट्रीज और हैं आपसे शेयर करने के लिए। कहाँ पे क्या फ्लक्स लिखेंगे लॉजिक के साथ, ओके। यहाँ से शुरू करते हैं इसका, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसका माइनस A2, अरे A1 ओवरऑल, सेम ज्योमेट्री बनाया यार मैंने तो, एक्चुअली एरिया अवेलेबल A1 माइनस A2 दिख ही रहा। अब दो तरीके आगे बढ़ने के, एक ये कैसे बना होगा, इसको पलट लिया होगा ऐसे, तो A1 प्लस A2 हो जाएगा। इसको अपन ने यूं पलटा होगा तो ये बना होगा, तो ये क्या हो जाएगा, A1 माइनस A2। ये एक तरीका है थोड़ा सा क्रूड सा सोचने का, और राइट, ऐसे सोचने से आंसर गलत आ जाते हैं, जैसा अक्षुण्य ने हमें करके दिखाया। थैंक यू। हाँ जी, अब एक तरीका और है सोचने का, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको बताया था डीएल और एरिया वेक्टर एसोसिएटेड होते हैं। अब मान लीजिए मैं ऐसे घूम रहा हूं डीएल के लिए, तो यहां से यहां तक जब मैं जाऊंगा, एक सेंस में घूमा और ये एरिया कवर हो गया। अब यदि मुझे यहां पर भी मैं इसी सेंस में जाता रहा, मुझे एक्चुअली तो यहां से यहां पहुंच गया हूं मैं, अब मुझे यूं जाना है तो मुझे कैसे घूमना पड़ेगा, उल्टा, हेंस हो गया A1 माइनस A2। इस लॉजिक से भी आप देखेंगे तो सारे एरिया आपको समझ में आ जाएंगे कि यदि मैं सेम डीएल वेक्टर के अलोंग चल पा रहा हूं सेम सेंस में तो प्लस, और जहां अपोजिट जाना पड़ रहा है वहां माइनस, ठीक है। ये भी एक थॉट प्रोसेस है। सो हियर वी गो। ये कैपेसिटर है, चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, ये एक इंडक्टर है L, ठीक है। यहां तक t इज इक्वल टू 0 पे स्विच ऑन किया, इज दिस ओके। चार्ज ऑन लेफ्ट प्लेट ऑफ कैपेसिटर एज फंक्शन ऑफ टाइम, चार्ज ऑन
left plate as function of time. Start. Okay, let's begin. सिंपल SHM की इक्वेशन आती है कि नहीं आती है? ऑलराइट, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है ये. किसी टाइम t पे यदि हम इक्वेशन लिखेंगे, ये करंट I मान लूँ यदि मैं, तो लफड़ा होगा क्योंकि फिर यहाँ माइनस क्यू और यहाँ प्लस क्यू लिखना पड़ जाएगा. इसलिए बेटर रहेगा मैं करंट कैसे मानूँ, इस तरह, और यहाँ मान लूँ Q प्लस माइनस, क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहला ही रूल ये बताया था कैपेसिटर पढ़ाते हुए, जब भी उसको सर्किट में यूज़ किया था एज अ वेरिएबल, करंट हमेशा पॉजिटिव प्लेट की तरफ मानिए. अब यदि अपन चलें इधर से इधर तो माइनस क्यू बाय सी, फिर अपन जा रहे हैं इधर करंट के अलॉन्ग, तो माइनस एल डी आई बाय डी टी. तो हम इसको लिख सकते हैं डी टू क्यू बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन बाय एल सी इंटू क्यू. So this q when you integrate would be equal to q sin omega t plus phi. ये बिल्कुल लॉजिकल एज्यूम करना कि एम्पलीट्यूड q ही आने वाला है और इसका इंटीग्रेशन यही होता है जहाँ पे ओमेगा की वैल्यू इज 1 बाय रूट एल सी, राइट. इसको एल सी ऑसिलेशन भी बोलते हैं. t इज इक्वल टू 0 पे पुट करेंगे तो q का फंक्शन आ जाएगा q cos ओमेगा t, यही आ जाएगा. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो करंट आ जाएगा q ओमेगा साइन ओमेगा t विद अ साइन ऑफ माइनस. माइनस बिल्कुल सही क्योंकि अपने करंट ऐसे माना था, जबकि शुरू में करंट कैसे होगा, उल्टा. कोई डाउट किसी को यहां तक? तो ये बिल्कुल एसएचएम है, राइट. ठीक है. इनफैक्ट Q को यदि अपन x सोचे तो ये वेलोसिटी है, ये जो स्प्रिंग जैसा दिखता है ये मास है, ये जो मास जैसा दिखता है ये स्प्रिंग है. और रिसेम्बलेंस यदि सिर्फ इक्विवेलेंट वाली होती तो फिर भी बात अच्छी थी. यहां पे हमें एक बहुत बड़े सत्य का पता पड़ेगा जिससे पूरी EMI का सारा ज्ञान एकाएक प्रकट हो जाएगा. ये स्प्रिंग मास सिस्टम के इक्विवेलेंट दिख रहा होगा, राइट कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है. कहानियां खत्म नहीं होती, और भी इससे आगे. क्या बोलूं? द पॉइंट इज कि यहां पर इंडक्टर के पास जो एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर, राइट, वो लाइक काइनेटिक एनर्जी लग रही है आपको, राइट. और कैपेसिटर के पास पोटेंशियल एनर्जी टाइप है हाफ के एक स्क्वायर टाइप. ये टाइप नहीं, ये एग्जैक्टली ऐसा ही है. कैपेसिटर के पास जो एनर्जी होती है अल्टीमेटली वो चार्ज के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है, विच इज पोटेंशियल एनर्जी. हाफ एल आई स्क्वायर क्यों होती है? बिकॉज ऑफ एक्चुअल मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स. इनफैक्ट एक बार 12-15 साल पहले मैंने क्या किया, सोलेनॉइड के अंदर जितने चार्ज पार्टिकल होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी का सम कर मारा, हाफ एम ई यू डी स्क्वायर का सम, और वो एग्जैक्ट हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर ले आया. मेरे हिसाब से तो लेंजेज लॉ इनर्शिया की लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन या कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया. Why it is difficult to change flux? Because flux represents momentum of charged particles, and to change it, it would be resistant. नहीं समझ में? एक्चुअली हाफ एल आई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स
काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, जैसे कि q²/2c रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी, रिप्रेजेंट्स क्या, इट इज पोटेंशियल एनर्जी, जैसे q²/2c इज पोटेंशियल एनर्जी, हाफ Li² इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ओरिजिनली ये थॉट मैक्सवेल को आया था, पर मैक्सवेल के ज़माने में चार्ज पार्टिकल नहीं थे, पता ही नहीं था ऐसी कोई चीज़ होती है, तो ये उनकी फिलॉसफी थी, थ्योरी थी, राइट। तो आई होप अब सबको समझ में आ गया होगा, नेचर अबोर्स चेंज ऑफ फ्लक्स, एसेंशियली इट इज प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। क्लियर है क्या? अब इस पे एलसी ऑसिलेशन पे भांति भांति के सवाल बन जाते, जैसे कि चल रहा है ये सब एलसी ऑसिलेशन, क्योंकि एनर्जी तो कोई भाग सकती नहीं है, इसी में घूमेगी सारी, बीच में कैपेसिटेंस चेंज कर दिया, या इंडक्टर के अंदर कोई आयरन कोर इंड्यूस कर दी जिससे कि उसका एल बढ़ गया या निकाल ली कम हो गया, जैसे वहाँ मोमेंटम कंजर्व करते थे अपन मास में, एक मास एसएचएम कर रहा है उस पर दूसरा मास गिर गया तो मोमेंटम कंजर्व कर लेते थे ना अपन, वैसे यहाँ पे फ्लक्स कंजर्व कर लेंगे। नहीं चमका? हाँ, तो इस तरह की चीज हो जाती है। ठीक है, करके आगे बढ़ू मैं आगे। सो इससे क्या एक्चुअली आपको समझ में आ जाता है कि मैग्नेटिज्म की जो कहानी थी वो अल्टीमेटली चार्जेस के मोशन की ही थी, उनकी काइनेटिक एनर्जी, उनका मोमेंटम, वही सब चीजें ये इंडक्टर रिप्रेजेंट करता है और कुछ नहीं। इंडक्टेंस रिप्रेजेंट क्या करता है? चार्जेस का मोशन, जैसे कैपेसिटर क्या रिप्रेजेंट करता है? चार्जेस की पोटेंशियल एनर्जी। मिटा दिए सब कुछ। ये आज ही हुआ है आगे? हाँ, अच्छा आज ओवरलैप हुआ है ना, ठीक। बढ़ू मैं पक्का? लास्ट पार्ट है छोटा सा, इसको बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इस पे कुल जमा दुनिया में 3 ज्योमेट्री बन सकती है, बस तीनों एरोडोव में है, उन तीनों के अलग अलग वेरिएशन लोग पाँच के खुश रहते हैं। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट क्या है समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट ये है कि बड़े लोगों ने जब देखा कि यार फ्लक्स को लिखने का एक तरीका तो यही से कि फ्लक्स एक्सटर्नल और सेल्फ फ्लक्स को लिख दिया Li, तो अल्टीमेटली उनका थॉट ये था समझदार लोगों का कि जो एक्सटर्नल फ्लक्स है ये भी किसी लूप की वजह से, प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही होगा। तो एक फंडामेंटल प्रॉब्लम हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की देखना चाहें तो वो कुछ ऐसी दिखेगी कि जिसके अंदर 2 लूप होंगे हमारे पास, एक का सेल्फ इंडक्टेंस L1, दूसरे का सेल्फ इंडक्टेंस L2, और हमको इस लूप के थ्रू फ्लक्स लिखना है, लूप फ्लक्स थ्रू लूप 2। तो फ्लक्स थ्रू लूप 2 वुड बी फ्लक्स थ्रू लूप 2 ड्यू टू लूप 1 प्लस L2I2 सेल्फ फ्लक्स। एक से ज्यादा लूप, 2 से ज्यादा लूप प्रोड्यूस करें मैग्नेटिक फील्ड, फिर अलग कहानी। बट एसेंशियली सिंपलेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज 2 करंट कैरिंग लूप्स इन विसिनिटी ऑफ ईच अदर, राइट। तो उन्होंने कहा कि फ्लक्स इन लूप 2 ड्यू टू लूप 1 को हम लिख सकते हैं इनटू I1, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इनटू I1, क्योंकि M21 वुड बी रिप्रेजेंटिंग ज्योमेट्री। भाई सिंपल सी बात है, यदि मैं इस लूप में करंट को डबल कर दूं तो सब जगह लूप 2 के सामने फील्ड डबल हो जाएगी, तो सब जगह फ्लक्स डबल हो जाएगा, और बाकी सारी कैलकुलेशन तो ज्योमेट्री की है, राइट। तो उस ज्योमेट्रिकल पैरामीटर को उन्होंने क्या बोल दिया? म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आई बात? इसी तरह से यदि अपन मतलब φ2 को हम क्या लिख सकते हैं?
M21 I1 प्लस L2 I2, और ऐसे phi1 को क्या लिख सकते हैं, M12 I2 प्लस L1 I1. This is one simple way of writing flux through a given loop in presence of another loop. ठीक है, यूनिट वही हेनरी है इसकी. कोई कंफ्यूजन यहां तक? तो यहां तक कुछ बड़ी चीज नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है थ्योरम ऑफ रेसिप्रोसिटी, which says ठीक है क्या यहां तक? मतलब कि दोनों की ज्योमेट्री से इंडिविजुअली होता है रिलेशनशिप, तो ये प्रूव करना बड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट ये होता है, जिसको थ्योरम बोलते हैं कि दोनों की म्यूचुअल इंडक्टेंस सेम आएगी, चाहे एक के दूसरे रिस्पेक्ट में निकालो चाहे दूसरे की पहले के रिस्पेक्ट में निकालो. कोई तकलीफ? इसको हम लोग क्वालिटेटिवली देख सकते हैं, क्वांटिटेटिवली प्रूफ तो बड़ा मुश्किल होगा. जैसे क्वालिटेटिवली आप देखें, कंपेरिजन के लिए दो सिचुएशन लेता हूं मैं. एक दो लूप जो आमने सामने रखे हैं ऐसे फेसिंग, एक लूप ऐसे रखा है, दूसरा लूप ऐसे रखा. इधर देखते हैं पहले. इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस आएंगी वो एरिया वेक्टर के परपेंडिकुलर जाएंगे. कितना फ्लक्स होएगा इसके थ्रू पास? 0. आप लोग सर इसके थ्रू तो बनेंगी, बनेंगी बिल्कुल, पर या तो ऐसी बनेंगी या ऐसी बनेंगी. दोनों का कंट्रीब्यूशन फ्लक्स में कितना है? ये क्रॉस ही नहीं करी, और जो क्रॉस करेंगी घूम के वापस आएंगी, एंटर एग्जिट कितना हो गया? 0. समझ में आई बात? इसमें करंट मान के इसके थ्रू फ्लक्स, या इसमें करंट मान के इसके थ्रू फ्लक्स. इधर देखेंगे आमने सामने, चाहे इसमें करंट मान के इसके थ्रू फ्लक्स लिखो, चाहे इसमें करंट मान के इसके थ्रू फ्लक्स लिखो, म्यूचुअल इंडक्टेंस बड़ा ही आएगा कि नहीं आएगा? बड़ा. आई बात समझ में या नहीं आई? तो हम लोग इसको वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन कैसे? क्वालिटेटिव. अब जैसे मुझे सवाल देना होगा तो मैं दे दूंगा दिस करंट I 1 इज इक्वल टू I0 माइनस KT, कुछ फंक्शन दे दिया. ये दूसरा लूप B, इसका इंडक्टेंस L, रेजिस्टेंस R, इसके अंदर करंट एज फंक्शन ऑफ टाइम. घर से करके आइएगा. ठीक है, गॉट इट? चलिए, लास्ट क्वेश्चन ऑफ EMI कमिंग अप एंड वी आर डन विद दिस चैप्टर. आफ्टर दैट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी तो लिखते हैं. एक स्क्वायर लूप में आई करंट घूम रहा है इधर से उधर. ठीक है, ठीक है. इसकी वजह से फ्लक्स जानना है थ्रू XY प्लेन फॉर x लेस देन 0. हाँ, यहां जबरदस्ती करंट मान लो, इनफाइनाइट है तो ये पूरा लूप बन जाएगा इनफाइनाइट. अब इसके थ्रू फ्लक्स लिख लो, उसे म्यूचुअल इंडक्टेंस आ जाएगा M. दैट M इनटू दिस I वुड बी अवर आंसर. नहीं समझ में आएगा? तो ऐसे इनडायरेक्टली देते, ये भी ज्योमेट्री है उसमें, लेकिन करंट और लूप के साथ स्क्वायर. जेई ने कह दिया इनफाइनाइट वायर और ट्रायंगल. क्यों? क्योंकि रोडो के अंदर स्क्वायर था. ट्रायंगल में हो जाएगा यार इंटीग्रेट. 3 ही ज्योमेट्री होती है. नहीं चमका है? रमेश भी नहीं जली तेरी ट्यूबलाइट? सो जा रहने दे. वो ऐसे बिहेव करे, सबने डिस्टर्ब कर दिया नींद से. इसको तो भूल जाओ, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है ना?
और ये बन जाएगा ए डी एक्स इंटीग्रेटेड फ्रॉम ए टू 2a। कौन जीरो बोल रहा है पागल? लॉग जीरो है गधे। मैं गलती से नहीं बोल रहा गधे, सच में ही हो तुम। हाँ आ गई m की बात। आंसर क्या होगा? दिस m इंटू आई, क्योंकि ये छोटा वाला है।